नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा साइबर अपराध। ठीक है, साइबर अपराध होता क्या है पहली बात। तो इस वीडियो में आपको बस यही पता चलने वाला कि साइबर अपराध होता क्या क्या है, और इसके बाद में इससे निपटने का जो उपाय है वो क्या है। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं से किसी ना किसी, चाहे अज्ञानता बस हो या लैक ऑफ नॉलेज हो, किसी ना किसी तरीके से हर व्यक्ति एक या दो बार तो साइबर ठगी का दोषी हो ही जाता है। और न सिर्फ साइबर ठगी, इवन उसके साथ में ऐसा भी होता है, जैसे कि आज के समय में आप फेसबुक चला रहे हैं या इंस्टा चला रहे हैं या मतलब जो अपना ट्विटर होता है या कुछ भी चला रहे हैं, तो उस पर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में कोई यदि आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं जो कि उससे उसके निजी जीवन से संबंधित है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक साइबर अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी ऑनलाइन के, जब ऑनलाइन कुछ भी आप करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन हो जाता है, तो उसको साइबर अपराध बोला जाता है। ठीक है, जैसे आज के समय में पोर्नोग्राफी हो गया है, तो ये भी एक साइबर अपराध है। यदि आप पॉर्न देखते हैं या पॉर्न में कुछ भी हो जाता है, उसमें पकड़े जाते हैं, तो वो एक साइबर अपराध हो जाता है। या ऑनलाइन जो वस्तुएं बेची जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन जो भी आप मतलब परचेजिंग करते हैं, उसमें आपको दिखाया कुछ और जाता है और आप उसको देख के परचेज कर लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आता कुछ और है, तो वो भी एक साइबर अपराध होता है। ठीक है, या कोई आपके फ़ोन में वायरस वगैरह आ जाता है, तो वायरस जनरली कहीं ना कहीं वायरस किसी ना किसी साइट के द्वारा आपके फ़ोन में सेंड किया जाता है। जैसे कोई ऐसी साइट्स हैं जो कि इंडिया में बैन है, लेकिन उस पर मतलब वायरस अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपके फ़ोन की जैसे आपने अभी एक वायरस चल रहा था, यानी कि वायरस क्या उसको बोल सकते हैं, भारत के जो सांसद थे, यानी कि भारत सरकार के सांसद थे, उनके फ़ोन में पाया गया था। तो वो आपके फ़ोन का जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसको एक्सेस करने के लिए वो डाला जाता है, जो कि वो भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साइबर अपराध आपने एक और बताता हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार आपके पास फ़ोन आता है कि आपके एटीएम का मतलब पासवर्ड वगैरह एक्सपायर होने वाला है, या आपके एटीएम की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने वाली है, तो आप उसको मतलब चेंज करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैंक की तरफ से कभी ऐसा कोई कॉल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। वो जो साइबर फ्रॉड वाले होते हैं, जो मतलब 2 नंबर के पैसे वैसे निकालने वाले होते हैं, वो जनरली ऐसा काम करते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है, जैसे यदि आपके पास में कोई फ़ोन वगैरह आता है कि आपके बैंक की वैलिडिटी मतलब आपके एटीएम की वैलिडिटी समाप्त होने वाली, तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। आप उससे बस ये पूछ लिया करिए कि आप किस बैंक से बोल रहे हैं। जनरली जो फ़ोन करता है उसके पास में आपका नंबर तो होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। यदि बाई चांस मतलब रेयर केस में, जैसे तुक्का बोलते हैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें बोला जाता है तुक्के में, अगर उसने बता दिया कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है, लाइक आपका कोई अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, और उसने तुक्के में बोल दिया कि हाँ मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, तो आपको एक बार लगेगा कि हो सकता है, लेकिन उसके बाद में आप दूसरा एक क्वेश्चन और कर दिया करिए उससे, यदि होता है तो, कि आप स्टेट बैंक से बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस ब्रांच से बोल रहे हैं। मैं 100% बोल रहा हूँ, यदि आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो वो ये बता ही नहीं पाएगा वो किस ब्रांच से बोल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्टेट बैंक की लाखों ब्रांचेज हैं। ठीक है, और आपके पास यदि फ़ोन आता है तो वो आपकी ब्रांच से आएगा, जो कि उसे नहीं पता होता है कि आपका अकाउंट किस मतलब डिस्ट्रिक्ट में किस ब्रांच में। ठीक है, यदि साइबर की तरफ से आएगा, यानी जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो उनकी तरफ से आएगा, तो बस ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए आप, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा बिना उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिए। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि लोग मतलब जो लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, जिनके पास में नॉलेज नहीं होती है, वो जनरली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि फिजूल में बैंक जाना पड़ेगा, जबकि ये कंफर्म है कि बैंक की तरफ से कभी ऐसा कोई कॉल नहीं आता है जिससे आपके मतलब पर्सनल जो आपकी डिटेल्स है वो पूछी जाए, क्योंकि बैंक के पास पहले से ही सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैंक की तरफ से कभी आपके पास कॉल नहीं आएगी। अब बात करते हैं ये होता क्या, ये साइबर अपराध है पहले। और दूसरी बात, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, यदि आपके साथ में ठगी वगैरह हो जाती है ऑनलाइन किसी भी तरीके की, तो एक नंबर दिया गया है 155260, यानी 155260। तो इस नंबर पे यदि आपको लगता है कि आपके साथ में साइबर हुआ है यानी फ्रॉड हुआ है और आपके बैंक से अकाउंट से पैसे कट गए, तो आप 155260 इस नंबर पे कॉल करके तुरंत अपनी जो शिकायत वगैरह है वो दर्ज करवा सकते हैं। निकटतम जो भी आपके, जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में, या आप कहीं के भी हैं जहाँ की ब्रांच है आपकी, तुरंत आपकी जो
कंप्लेंट होगी वहाँ रजिस्टर कर दी जाएगी और जिस व्यक्ति ने पैसे निकाले होंगे उसका अकाउंट तुरंत सीज करके आपके अकाउंट में पैसे वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये नंबर नोट करके रख लीजिए 155260। अब बात करते हैं कि साइबर अपराध होता क्या। जनरली क्या है, एक अधिनियम आया था भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ये आपके यूपीएसआई के पेपर में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसको बोला गया है आईटी अधिनियम। ठीक है, आईटी अधिनियम को ही बोला गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, ये मैं अधिनियम आपको कल बताऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको साइबर अपराध बताने वाला हूँ कि इसमें है क्या क्या। अब बात करते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा हैकिंग। ठीक है, यदि आपका जैसे कि फ़ोन है, आपका सिस्टम, आपने देखा होगा कि हैकर्स क्या करते हैं कि आपके फ़ोन का एक्सेस हैक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके फ़ोन में कुछ भी हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है, आपके फ़ोन के पासवर्ड, आपके फ़ोन की इमेजेस, आपके फ़ोन के वीडियोज़। आपने देखा होगा कई प्राइवेट वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो कई एक्ट्रेस के या हीरोज़ मतलब हीरो जो अभिनेता वगैरह होते हैं उनके वायरल होते हैं, तो वो उनके फ़ोन को हैक करके या उनके सिस्टम को हैक करके, मतलब जो साइबर वाले होते हैं, मतलब साइबर क्राइम वाले होते हैं, वो अपलोड कर देते हैं। पहले तो वो उनसे पैसे मांगते हैं, यदि उनके पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वो वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी हैकिंग एक साइबर अपराध है। आपने देखा होगा कई जगह पे आज भी हैकिंग सिखाई जाती है, जो कि पूर्णतः इलीगल है। यदि आपको कहीं भी ये ऐसा कुछ लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे हैकिंग सिखाई जाती है, तो हैकिंग भारत में पूर्णतः अवैध है। यदि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ही आपके मतलब एक जिम्मेदार नागरिक की हो भांति आपका वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह हो वहाँ पे उसकी कंप्लेंट कर दें, क्योंकि हैकिंग भारत में पूर्णतः अवैध है। ठीक है, तो हैकिंग एक साइबर अपराध है, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं कि साइबर कूट रचना। जब कूट रचना का अपराध कंप्यूटर प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है तो उसको साइबर कूट रचना कहते हैं। ठीक है, साइबर फॉरगरी। ठीक है, मतलब एक वही है, कंप्यूटर में अब जैसे आपने स्कैन किया कोई चीज़, स्कैनर पे रख के स्कैन किया, वो स्कैनर पहले से ही हैक कर रखा है, उसका जो नेटवर्क है। स्कैनर में भी ऐसा होता है कि अगर आप यदि साइबर कैफ़े पे गए हैं तो स्कैनर को एक वायरलेस के माध्यम से सिस्टम में जोड़ा जाता है, जहाँ पे उसको डेटा मतलब चाहिए होता है। अब उस डेटा को पहले से ही एक्सेस कर लिया गया है, तो वो स्कैनिंग आपने जो की है वो स्कैनिंग उस सिस्टम में जहाँ पे आप भेजना चाहते हो उसमें तो गई है, उसके साथ साथ में किसी और सिस्टम में भी जा रही, जो कि आपको नहीं पता, क्योंकि वो हैकर्स ने हैक कर रखा है। तो वो जो ये हैकिंग होती है इसको बोलते हैं साइबर कूट रचना, यानी एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना के हैकिंग करना, ये साइबर कूट रचना के अंतर्गत आता है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है यूपीएसआई के जो एग्जाम है उसमें कि निम्न में से क्या साइबर अपराध नहीं है। तो साइबर जो कूट रचना है वो साइबर अपराध है, हैकिंग साइबर अपराध है, वित्तीय अपराध, ये सारे मैं अभी आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ क्या क्या साइबर अपराध है। ठीक है, वित्तीय अपराध यानी फाइनेंशियल क्राइम। ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं। यानी फाइनेंशियल क्राइम जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था कि आपको फ़ोन करके बोला जाता है कि आपका मतलब वो फाइनेंशियली आपका जो एटीएम है वो ब्लॉक होने वाला है, कुछ भी इस तरह का होता है, नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, आपके पैसे डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो वित्तीय अपराध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, बौद्धिक संपदा अपराध। ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क आदि से संबंधित है। अब जैसे कि एक होता है पेटेंट राइट, आपने सुना होगा, या ट्रेडमार्क सुना होगा। कॉपीराइट तो उन सबको पता होगा जो मतलब यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं, उनको पता होगा। जैसे कि यदि आज ही के समय में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो अगर डाल देता हूँ तो वो दूसरा व्यक्ति कॉपीराइट क्लेम करके मेरी मतलब उसकी वीडियो, जैसे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर कोई यूट्यूबर है स्टडी के माध्यम में, तो आप अनअकैडमी उठा सकते हैं, या दूसरी कोई भी मतलब स्टडी जो चैनल है उसका उठा सकते हैं। अब उसका वीडियो यदि मैं उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर दूं तो उस चैनल का जो मालिक होगा उसको पता चल जाएगा और वो कॉपीराइट क्लेम करके मेरे चैनल पे स्ट्राइक डाल देगा, जिससे कि यूट्यूब को मेरे इस मतलब चैनल से उसकी वीडियो हटानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा अपराध। सेकंड है आपने एक सुना होगा पेटेंट ले लिया। जैसे कि कोई एक स्लोगन हो जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, उसके बाद में बहुत सारे नेता आए, बहुत से लोग आए, उन्होंने भी बोला दिल्ली चलो, लेकिन आज भी जो नारा दिया जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यही बोला जाता है। सेम इसी तरह से यदि कोई लोगो है, किसी कंपनी का लोगो है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास में इनहेलर रखी है, इस इनहेलर का ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, अब इस इनहेलर ने ये पेटेंट ले रखा है, यानी इस विक्स ने ये इस लोगों का एक पेटेंट ले रखा है। यदि अब कल को आप अपनी विक्स की कंपनी खोलना चाहे तो आप इस नाम से सेम इसी तरीके का कोई इनहेलर बना के नहीं बेच सकते। यदि आप बेचते हैं तो ये एक अपराध है, जहाँ पे आपको मतलब बौद्धिक संपदा अपराध के मतलब तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको आपके ऊपर जो चार्जेस वगैरह हैं वो लगा दिए जाएंगे। ठीक है,
सेम इसी तरह ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क होता है कि जैसे लोगो टाइप का, मैंने आपको बताया। सेम जो पैटर्न राइट होता है उसमें जैसे किसी का नाम भी अगर है ना, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम सपोज है कोई, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी ने उस अनअकैडमी का जो लोगो होता है उसका ट्रेडमार्क, उसका कॉपी राइट ले रखा है, उसका पेटेंट राइट ले रखा है। अब कल को कोई दूसरी कंपनी खड़ी होती है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो भी अगर अनअकैडमी के नाम से सेम उसी तरीके का ब्रांड बना के, सेम उसी तरीके का जो लोगो है वो बना के यदि कंपनी खोलता है, तो अनअकैडमी उसके ऊपर केस कर देगी। तो वो केस क्यों कर देगी? क्योंकि ये एक अपराध है। आप किसी दूसरे का, जिसने कन्फर्म मतलब एक तरीके से सरकारी रूप से पेटेंट करवा रखा है, उसका लोगो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाता है बौद्धिक संपदा अपराध के तहत। अब बात करते हैं तीसरा, वायरस आक्रमण। वायरस आक्रमण मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि एक एक्स कंपनी द्वारा बाई कंपनी के मतलब जो सिस्टम है उसमें मतलब नेटवर्क के थ्रू वायरस भेज दिया जाता है, जिससे उसके, अब जैसे आपके फ़ोन में यदि कोई मैंने अपना जनरेटेड कोई वायरस भेज दिया, वो मैंने आपके सिस्टम में डाल दिया, आपके फ़ोन में डाल दिया, अब वो वायरस आपके फ़ोन में काम करने लगा, तो उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की सारी एक्टिविटी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, वो होता है वायरस का। तो ये वायरस वाला जो भी सीन होता है, ये भी एक अपराध है, साइबर अपराध है। अब तीसरा होता है एक साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में होता है, इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला एक ऐसा संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना। सॉरी, साइबर स्टॉकिंग बता दूं मैं आपको, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो सपोज मैं ही हूँ, मैंने आपकी कोई प्राइवेट वीडियो वगैरह है या कोई भी है, वो मेरे पास आ गई है, तो मैं वो वीडियो की एक क्लिप आपके फ़ोन पे सेंड करूँगा और मैं बोलूँगा कि यदि आपने मुझे पैसे ना दिए तो, सॉरी, यदि आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं इस वीडियो को पब्लिकली लीक कर दूंगा। तो वो क्या होता है, एक धमकी टाइप की होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अपराध है, सबको पता है। तो इसको बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग आई होप समझ गए होगे। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि जो हैकर्स होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, जनरली धन प्राप्त करना आपसे, मतलब पैसे लेना, ठीक है। इसको लूट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जो साइबर अपराध की भाषा में इसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, सेवा से इनकार आक्रमण। आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर की सामान्य क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन प्रवेश करा देता है, जिससे उस कंप्यूटर में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब वही सिंपल सी बात है, ये सिस्टम से ही संबंधित होते हैं बस। अब अगला बताता हूँ मैं आपको, डाटा ड्रिलिंग। इस डाटा ड्रिलिंग का अर्थ होता है कि ऐंठना अथवा तोड़ मरोड़ करना, मतलब सिस्टम में ही। अब बात करते हैं वेब डिफेसमेंट। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेटा ड्रिलिंग होता है, ये साइबर अपराध होता है। सेवा से इनकार कर आक्रमण, ये भी एक साइबर अपराध होता है। जनरली ये मतलब हिंदी में ज़्यादा है, तो आपको मतलब एग्जाम के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, ये सारे साइबर अपराध होते हैं। बात करते हैं वेब डिफेंसमेंट। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी कंप्यूटर की वेबसाइट के ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पास ही एक मैसेज आया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर स्टेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो थी sbi.nic.in ऐसे करके हुआ करती है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज कर दिया जाता है, जैसे SBI डॉट और आगे कुछ भी लगा दिएगा, ठीक है। तो वो वेब डिफेसमेंट होता है। और दूसरा इसमें एक और होता है कि जो सबसे पहले आप कोई साइट देखते हैं तो उसके ऊपर HTTPS लगा होता है, तो वो वेब डिफेसमेंट में वो आपको जो एस होता है ना, वो एस नहीं दिखेगा। एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, सिक्योर। तो वो एस अगर नहीं है तो आप वो किसी भी वेबसाइट को ओपन ना करें, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती, वो फेक वेबसाइट होती है। यदि वो आपने ओपन कर दी तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में वायरस एंट्री कर जाएगा, और सिस्टम में वायरस एंट्री करने के बाद में आपके सिस्टम की जो भी मतलब फाइल्स वगैरह है जो एक्सेस है वो हैकर्स के पास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेब डिफेसमेंट। अब बात करते हैं अवैध वस्तुओं का विक्रय। ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका सामान्यतः प्रतिबंधित हो, जो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने फेसबुक पे कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना कोई। जैसे कि फेसबुक पे आपने कई ऐसी पोस्ट देखी होंगी कि किसी भी तरह का असलहा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें इस नंबर पे, ऐसे बहुत सारी पोस्ट आती रहती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कोई अवैध अगर हथियार है तो उसको सरकार ने बेचना और उसकी बिक्री करना, उसको बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर रखा। फिर भी लोग कहीं ना कहीं मतलब आपने देखा हो घरों में जो बना लेते हैं, मतलब कारीगर लोग, वो बना के उसको इलीगल तरह से बेचते हैं, जिससे अपराध वगैरह बढ़ता है। तो वो मतलब अब जनरली अब किसी को ज़रूरत, जैसे सपोज आपको ज़रूरत है, आपको पता ही नहीं है कि वो मिलता कहाँ है, लेकिन आपने फेसबुक पे पोस्ट देख ली कि हाँ इस बंदे के पास में मिल जाएगा, उसने अपने नंबर दे रखा है, डिटेल दे रखी, तो आप उससे डायरेक्ट
जाके कांटेक्ट करके उसको ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अवैध वस्तुओं का विक्रय, जो एक साइबर अपराध है। इसको मतलब जनरली आईपीसी के तहत तो सजा दी ही जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया, ध्यान रखिएगा। ऐसे में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अवैध वस्तुओं की विक्रय उसको लगता है कि ये आईपीसी के का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके ध्यान में ये नहीं आता है कि ये साइबर अपराध भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा, जैसे उसने बोल दिया कि ऑनलाइन जुआ खेलना या अवैध वस्तुओं का विक्रय या वित्तीय अपराध या साइबर कूट रचना, इनमें से कौन सा मतलब साइबर अपराध है या सभी साइबर अपराध। तो वहाँ पे आपको ये लगेगा कि अवैध वस्तुओं का विक्रय ये तो आईपीसी के तहत इसको सजा दे दी जाएगी, साइबर अपराध कैसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक साइबर अपराध है। अब बात करते हैं ऑनलाइन जुआ खेलना। आपने देखा होगा अभी एमपीएल है या कई सारे ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ पे ऑनलाइन आपको मतलब एक तरह से इलीगल तरीके से आप सट्टाबाजी कह सकते हैं, उसको सट्टा लगाया जाता है, तो वो एक साइबर अपराध होता है। अब बात करते हैं साइबर अश्लील लेखन। जैसे आपने देखा होगा, आप गूगल करें तो हालांकि अभी हिंदुस्तान में बहुत सी साइटें ऐसी हैं जो बैन कर दी गई, लेकिन फिर भी यार वो नहीं हो पाती। तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय ये बन चुका है। आपने देखा होगा कि अभी जो राज कुंद्रा है वो पोर्नोग्राफी में उसको गिरफ्तार किया गया। आपका जहाँ तक है क्वेश्चन इसी में से बनेगा, क्योंकि ये करंट का चल रहा है राज कुंद्रा वाला, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चन बनना इसमें से लगभग 90% संभावना है, ठीक है। जो अश्लील लेखन है या अश्लील फोटो है, अश्लील वेबसाइट है, ठीक है, अश्लील पोस्टर वगैरह है, ये सारा कुछ भी रखना, बेचना, देखना, दिखाना, सब कुछ अपराध होता है, साइबर अपराध होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, वेब जैकिंग। वेब जैकिंग ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, किसी वायुयान के हाईजैक या अपहरण के तहत अपराध है। साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती की मांग की जाए, वही मतलब वेब जैकिंग है। इसमें एक मतलब थोड़े ऊपर लेवल का ही जो होती है हाइकिंग वगैरह वो हो जाती है, जिसमें जो हैकर्स होता है वो फिरौती की मांग करता है। जैसा कि मैंने आपको साइबर स्टॉकिंग में भी बताया था, सेम ये उसी का ही दूसरा रूप है, ठीक है। तो ये इतने कुछ थे साइबर अपराध से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ सलामी आक्रमण। इसमें क्या होता है, साइबर अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति के हेराफेरी का आभास ही नहीं हो पाता है। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जैसे बैंक के सिस्टम में किसी ने अपना वायरस घुसेड़ दिया, अब बैंक के सिस्टम से उसने डेली अगर 1 रुपये भी एक अकाउंट से काट रहा है, तो भाई किसी बैंक में लाखों अकाउंट होते हैं, लाखों में करोड़ों मान सकते हैं आप। अब करोड़ों अकाउंट में से अगर उसने 1-1 रुपया काटा तो उसके पास में करोड़ों रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो वही सलामी आक्रमण का एक रूप हो सकता है। अब बात करते हैं की लॉकर्स। यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है, की लॉकर्स। अब बात करते हैं ईमेल फ्रॉड ईमेल। जब कपट का अपराध ईमेल के माध्यम से किया जाता है, यानी कि आपके पास मेल आती है कि मेल पे कोई मैसेज वगैरह आता है, तो वो उसको बोलते हैं ईमेल फ्रॉड, ठीक है। अब बोलते हैं ट्रोजन्स। यह एक अपराधिकृत प्रोग्राम है जो इस तरह जारी किया जाता है कि यह बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसा लगे, जैसे कि ट्रोजन्स ये मतलब एक अपराध का प्रकार है। इसमें लीगली मतलब इलीगल को लीगल तरीके से पेश करके ये अपराध किया जाता है, समझ सकते हो। इसके अलावा और भी कई अपराध हैं, जैसे साइबर आतंकवाद है, ईमेल बमबाजी है, ठीक है, इंटरनेट टाइम चोरी है, साइबर मानहानि है। यदि अपराध कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं तो उन सबको साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक साइबर विधि या साइबर लॉ भी बनाया गया है। इसे अंग्रेजी में 2 शब्द साइबर और लॉ से मिलकर बना होता है। इसका सामान्य अर्थ होता है संसूचना, ठीक है। अब संसूचना क्या होता है? संसूचना का अर्थ होता है किसी प्रकार की सूचना से जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम था। इसमें एक और आता है जिसमें मैं आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा, कि आपको मैंने पढ़ाया भी था कि मानहानि, ठीक है। तो साइबर अपराध और मानहानि दोनों से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर जाते हैं तब जब आप ऑनलाइन किसी के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र का कोई विधायक है या क्षेत्र का कोई भी मतलब एमपी बोल सकते हैं, जिसको सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके दल के ना होते हुए दूसरे विपक्षी दल के हैं, तो आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं फेसबुक पे। तो उसके बारे में कुछ भी बोलना ये एक अपराध हो सकता है यदि उसने ऐसा काम नहीं किया। तो जैसे कि उसने कोई काम नहीं किया है आपके क्षेत्र में, लेकिन उसको पैसा दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन उसने काम नहीं किया, तो आप उसके बारे में मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब गुस्से में या व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, तो वो कुछ भी कहना यदि उसके चरित्र पे उंगली उठ जाती है, उसके मतलब एक तरह से सेंटिमेंट प्रभावित होते हैं, तो वो इस बात की कंप्लेंट कर सकता है, उसको मानहानि के तहत आपको अपराधी बना सकता है। इसलिए भाई यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जो आपका ट्विटर वगैरह होता है उस पर कहीं पे भी किसी भी
के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात ना लिखें, ना ही करें जिससे कि आपके मतलब भविष्य को खतरा हुआ, आपके ऊपर यदि कोई केस लग गया, यदि वो प्रूफ हो गया तो आपकी मतलब ज़िंदगी की लंका लगनी तय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो था साइबर अपराध। कल हम बात करते हैं आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट के बारे में, कल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।